मास्क एक तरफ रखना अलग है ना, और पैड को इधर रखो, एक तरफ रखते जाओ। ओके। माँ सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी से मैं ऋतु जायसवाल, मुखिया सिंहवाहिनी पंचायत, आज एक बार फिर आप लोगों से रूबरू हूँ, लाइव हूँ आप लोगों के साथ। और अपनी पंचायत का जो कुछ भी काम चल रहा है, अब फ्लड पूरा नॉर्थ बिहार वो फ्लड से अफेक्टेड है बुरी तरह से। मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी के कई एरिया ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित हैं। और चूंकि अभी जो यहाँ पे लोगों की मदद करनी थी उसमें काफ़ी देरी हुई है। कारण ये था कि जो भी हमारे पंचायत के फ्लड अफेक्टेड लोग थे जो बुरी तरह से प्रभावित हुए थे, उन सभी घरों की सूची तैयार करनी थी और वार्ड मेंबर्स के साथ सूची तैयार करनी थी। उसमें काफ़ी वक्त लगा और इस दौरान चूंकि पंचायत के क्या कंडीशंस थे, सड़कें टूट गई थी, कहीं से भी आने और जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उस कारण भी क्या क्षति हुआ है उसका अनुमान पूरी तरह से नहीं लगाया जा पा रहा था, जिस कारण भी देरी हुई है। और अभी जो हम लोग सामान पैक कर रहे हैं, ये मैं बता दूं कि दिल्ली की 3 बहुत ही प्यारी बच्चियां हैं, अवनी गुप्ता है, दिया है, तारनी है। और दिया और तारनी तो स्कूल स्टूडेंट हैं और जस्ट अभी स्कूल पास आउट किया है और दिल्ली की रहने वाली हैं। और वहाँ भी लगातार अभी जब कोविड के टाइम पे जो हमारे वहाँ पे श्रमवीर थे उन तक भी मदद पहुँचाने का, अवनी ने तो खास तौर से मदद पहुँचाने का काम किया है, उन लोगों तक राशन पहुँचाने का काम किया। और अब जब यहाँ उन्होंने फ्लड का सुना तो उन बच्चों ने कुछ तो अपने पॉकेट मनी से और कुछ क्राउड फंडिंग से ये पैकेट भेजे हैं। और जिसको हम लोग जो हमारे पंचायत के जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया हैं, जैसे कि वार्ड नंबर 5, 9 ये सब ऐसे हैं, 10 ये सब ऐसे एरिया हैं जहाँ पे कि ज़्यादा घर प्रभावित हुए हैं बाढ़ से। तो पहले हम लोग, चूँकि सामान अभी बहुत ज़्यादा नहीं आ पाया है और आप लोगों की मदद से ही ये सामान उन तक पहुँचाना है, तो अभी जो खासतौर से तारनी और दिया ने जो सामान भेजा था, जो मैंने बताया कि स्कूल की बहुत ही प्यारी बच्चियां हैं, दिल्ली से हैं और बिहार के बारे में इतना सोच रही हैं, सही मायने में ये लोग ही प्रेरणा है समाज के लिए। जहाँ पे कि कहते हैं ना कि सरकार का साथ देने का काम किया है, रेदर देन की कमियां निकालना, उसके बजाय उन्होंने किस तरह से वो सहयोग कर सकती है वो उन्होंने साथ देने का काम किया है। और अभी जो हम लोग सामान पैक कर रहे हैं दिया और तारनी का भेजा हुआ, अवनी के बारे में मैंने पहले बताया कि उन्होंने हमारे श्रमवीर भाइयों के लिए जो मदद किया है वो मैं शब्दों में बयां तो कर ही नहीं सकती हूँ कि कितनी ज़्यादा मदद उसने करी है। वहाँ से उनको भेजने से लेकर के जहाँ उन्हें बस की ज़रूरत थी और बस से यहाँ तक भेजने जाने की ज़रूरत पड़ी बिहार वापस, और सामान घर घर तक राशन पहुँचाने की, तो हज़ारों की घरों की संख्या में बता सकती हूँ परिवारों को उन लोगों ने, अवनी ने मदद करी थी। अभी जो तारनी और दिया ने सामान भेजा है उसमें एक हैंड सैनिटाइज़र है, साबुन भी है और बर्तन धोने का भी है, कपड़े धोने वाला साबुन, बिस्किट्स हैं, मास्क है, सैनिटाइज़र है, पैड है, ग्लूकोज के पैकेट भी हैं जो कि हम लोग सभी में डाल रहे हैं। और हमें लगा कि कुछ ऐड करना चाहिए, तो वो भी जो कि हम लोगों ने मिलाप के माध्यम से और क्राउड फंडिंग के लिए आप लोगों से अपील किया था, तो उसके कल तक हमारे अकाउंट में 15,000 रुपये आए थे, जिसमें हम लोगों ने 21 बैग चूड़ा जो कि 15,000 का ही एग्जैक्टली आया है, वो हम लोगों ने यहाँ पर अभी हमारे घर आ गया है। और उसका हम लोग 1 kg का पैकेट और इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि साबुन है, ग्लूकोज है, बिस्किट है और कैंडल और माचिस भी हम लोगों ने डाला था। कैंडल माचिस कहाँ रखे हो, देना था, हाँ कैंडल और माचिस भी इंक्लूड किया है यहाँ पे। ओके, और चूड़ा भी डाला है। दूसरा मैं ये बता दूं कि हाँ, पानी की बोतल भी हम लोग देंगे। और दूसरा ये हुआ कि जैसे ये जो पैड्स हैं, तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि किन जगहों पे हमें सैनिटाइज़र देना है, क्योंकि हमें लगा कि सैनिटाइज़र खासकर जो पीडीएस डीलर होते हैं वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग जाते हैं और पॉज मशीन को अंगूठा लगाना होता है, वहाँ पर हाथ को सैनिटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोविड का वक्त है, तो ऐसे में खास ध्यान रखना है। आशा वर्कर है तो उन लोगों तक भी हम आपका ये हैंड सैनिटाइज़र ये सब पहुँचाने का काम करेंगे और मास्क पहुँचाने का।
और इसलिए हम लोग वार्ड वाइज ध्यान रखेंगे कहाँ किस चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ दे। और जहाँ तक ये पैड का सवाल है तो अभी हम लोग इस पैकेट में पैड को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सी वाहिनी में जो 4 और अब तो 5वां भी पैड बैंक, एक तो जो 5वां खुला है वो तो चलता फिरता पैड बैंक है, जो हाल ही पे मैं लाइव होकर के बताई थी कि कैसे जो एक व्यक्ति थे, पंचायत के व्यक्ति हैं जो कि विकलांग हैं, और उन्होंने कहा था, आग्रह किया था कि मैडम हम कुछ काम करना चाहते हैं और हमें ताकि यहाँ पे हम अपने बच्चों को रोजी रोटी खिला सकें ऐसे। तो हम लोगों ने उन्हें एक ट्राईसाइकिल दिया था और पैड और कई ऐसे सामान जो कि वो घूम के पंचायतों में बेच सकते हैं। तो ये एक चलता फिरता पैड बैंक जिसमें कि बहुत कम रेट में, मतलब आप ये सोचो कि 8 से 10 रुपए तक में हम लोग उनको पैड प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि इसको पैड को अलग रखते हैं, ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है महिलाओं का पर्सनल हाइजीन, उनके हेल्थ का ध्यान रखना, जो कि वो उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो हमारा जो 5वां पैड बैंक भी अब बन चुका है तो वो चलता रहे, इसलिए हम लोग ये पैड्स जो है वो पैड बैंक में डालेंगे, और इसमें जो पैसे आएंगे वो वापस उससे बाकी के पैड खरीद करके वहाँ डाले जाएंगे। और जो रेट का जो डिफरेंस होगा वो अमृता और पल्लवी मैम की जो संस्था है वो वेयर करती है, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, जब फ्लड जब आता है तो सिर्फ ये नहीं होता है कि पानी आया और पानी निकल गया। जब पानी आने और पानी निकलने के बीच का जो कि सब लोग मास्क में है, तो मैं अपना मास्क तो थोड़ा हटा सकती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। बाकी सब लोग लगाए रखना, थोड़ी देर बाद हटाना, हम लोग बारी बारी से हटा लेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब बाढ़ आता है तो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि बाढ़ आया और पानी निकल गया, उसमें बहुत नुकसान होता है। इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि आप ये समझ लो कि जो हमारी सड़कें होती हैं वो टूट जाती हैं, आवागमन खत्म हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो दूध के व्यवसाय पे निर्भर करते हैं, अगर सड़कें नहीं है तो वो अपने दूध को बेचने बाहर नहीं जा सकते हैं। जो सब्जियां जो लोग लगाते हैं उनकी सब्जियां सड़गल जाती हैं, वो बेचने नहीं जा सकते। जो दिहाड़ी पे जो हमारे श्रमवीर काम करते हैं उन्हें बाढ़ का टाइम है, कहाँ उन्हें काम मिलेगा, कैसे उन्हें रोजगार मिलेगा, मनरेगा वर्क नहीं कर सकते उस वक्त में। तो वो बिल्कुल भी कह सकते हैं कि हैंड टू माउथ वाला सिचुएशन उनका हो जाता है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, उन्हें दिहाड़ी नहीं मिल पाती है। तो ये सारे लोग जो हैं वो अफेक्टेड, बुरी तरह से प्रभावित होते हैं कि कहीं ना कहीं से उनकी रोजी रोटी पे पड़ता है। सड़कों का टूट जाना, हेल्थ सेंटर तक, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाना, आर्थिक नुकसान होता है, मवेशियों के चारों का नुकसान होता है। लोग साल भर, गांव में क्या होता है ना कि साल भर तक लोग मवेशी का जो चारा होता है, जैसे धान की जब कटाई होती है या गेहूं की जब कटाई होती है तो उसके छोटे छोटे वो कुट्टी काटना गांव में कहते हैं, वो काट करके वो स्टोर करते हैं जिससे कि साल भर तक मवेशी का चारा दिया जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब पानी घुस जाने के कारण वो पूरी तरह से सड़ जाता है, बदबू आने लगती है और वो फेंकना पड़ता है उन लोगों को, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ये सब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मेरे पंचायत की स्थिति ये रही कि मेरे आसपास के जो पंचायत है वो तो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। हमारे पंचायत में चूँकि 2016 में जो सड़क का निर्माण हुआ, जो मुख्य सड़क हमारे पंचायत में जो पहले से नहीं थी, मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले से हमारा पंचायत पगडंडियों में था। 2016 में मुख्य सड़क 6 किलोमीटर की नरकटिया टू जानकी नगर सड़क का निर्माण हुआ। 2017 की बाढ़ में वो बुरी तरह से तहस नहस हो गया, टूट गया, सारे रास्ते मतलब आप समझो खत्म हो चुके थे। फिर उसको किसी तरीके से हम लोगों ने उसको रीटेंडर करवाया, उस पर काम शुरू हुआ। 17 में जो सड़क बनी वापस 2019 के बाढ़ में बुरी तरह से तबाह हो गई। 2019 में जो सड़क बनी वो अभी 2020 के बाढ़ में फिर से वो सड़क खत्म हो गई। लेकिन चूंकि हम लोग 3 साल से बाढ़ को 3 बार से देखते आ रहे हैं तो हमें अनुमान था कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और जहाँ जहाँ पे पानी का ज़्यादा प्रेशर होता था उन सभी जगहों पे छोटे पुल पुलिया का निर्माण कराया गया। कई जगह तो बड़े पुल का भी साइड वॉल के साथ निर्माण कराया गया, जिस वजह से इस बार इतना ज़रूर हुआ है कि हाँ, सड़कों का नुकसान तो हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ जितने कि पिछले 3 सालों में हुआ था। हाँ, पानी के प्रेशर से लोगों के घरों में पानी गया है और उससे जो नुकसान हुआ है, जो आर्थिक क्षति हुई है, उनके घरों का टूटना, नॉर्मली जिसको हम लोग कहते हैं ना कि एक झोपड़ी बह गया, असल में वो झोपड़ी नहीं होती है, किसी श्रमवीर के जिंदगी भर की कमाई से बनाया गया वो घर होता है, और फिर न जाने उन्हें कितना वक्त लगता है उस घर को फिर से बनाने में।
और हमारी पूरी प्रयास रहती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन सब के घर का निर्माण हो। चूँकि सभी के घर एक साथ नहीं बन सकते, एक टारगेट फिक्स होता है, ईयरली एक टारगेट होता है कि एक साल में टारगेट के अकॉर्डिंग आप इतने ही घर दे सकते हो। जैसे मैं जब से 2016 से अभी तक आई हूँ, 450 यानी 450 हाउस जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो हम लोगों ने यहाँ पे बनवाए हैं। तो ये कोशिश रहती है कि इस बार हमारा और भी है कि जितने भी छूटे हुए परिवार हैं एटलीस्ट उनको उस टारगेट में शामिल कर लिया जाए, सो दैट कि कमिंग 5 इयर्स का जो टाइम है उसमें उनको घर मिल जाए। और मैं ये हम लोग पंचायत के लोग पूरी तरह से ये सुनिश्चित करते हैं कि सबके घर बन जाएं, क्योंकि पहले की घटना मैं दोहराना नहीं चाहती कि आवास के पैसे मिलते तो थे लेकिन वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते थे, लोग घर नहीं बना पाते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है, वो जो जनप्रतिनिधि हो या फिर जो सरकारी अफसर हो, अधिकारी कर्मचारी हो, ये जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनको वो सुनिश्चित करें कि अगर आवास योजना के लिए ये पैसे दिए जा रहे हैं तो वो आवास बन रहा है या नहीं बन रहा, या ऐसा तो नहीं कि भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाने के कारण वो उनका आवास पैसा गया लेकिन आवास नहीं बन पाया। वो कहते हैं ना कि 50-50 में लाइजिन हो जाता है कि ठीक है हम रख लेते हैं, तुम रख लो, घर बनाने की जरूरत नहीं। तो इसकी जिम्मेवारी सभी जिम्मेवार नागरिक की बनती है। जरूरी नहीं है कि आवास आपको मिला हो, आवास आपके पड़ोस के किसी गरीब व्यक्ति का मिला हो, आप उनसे पूछिए आपको घर मिला है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, किसी तरह के पैसे मांगे तो नहीं जा रहे हैं आपसे, और आप उनकी मदद कर सकते हैं आसपास के लोगों का, ताकि जो खासकर जो हमारा नॉर्थ बिहार का एरिया है वहाँ पे अगर पक्के मकान अगर बन जाते हैं, चाहे वो एक कमरे का ही हो, आवास योजना का ही दिया गया मकान हो, आप देखेंगे कि पक्के मकान का नुकसान नहीं होता है। इसका मतलब कि सरकार के द्वारा जो दी जा रही है राशि आवास के लिए वो अगर मैक्सिमम बन जाता है तो लोगों की क्षति इतनी ज़्यादा नहीं होगी। आप देखेंगे कि स्कूल के बाहर, हर गांव में स्कूल के बाहर हर गांव के बाहर एक स्कूल की बिल्डिंग होती है। हर गांव के बाहर आप देखेंगे, आपके पंचायतों में जितने भी टोले होंगे वहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान के तहत जितनी भी स्कूल बनी, आप देखेंगे गुलाबी रंग की बिल्डिंग जो होती है वो नपी बनी होती है, और उसकी शक्ल देख के लगता है कि 30% 40% कमीशन का मार खाया हुआ वो बिल्डिंग है। मतलब उसकी शक्ल देख के लगता है। आप मेंटेनेंस के लिए पैसा देते हैं स्कूल के, वहाँ पे गुलाबी रंग चूने में मिला करके उसको पेंट कर दिया जाता है, मेंटेनेंस का काम खत्म, पैसा मिल बांट के खा लो। कहीं ना कहीं से उस भ्रष्टाचार पे जहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो भी परेशानियां हम झेल रहे हैं उससे बहुत आसानी से निकला जा सकता है। वो इतनी ज़्यादा पेनफुल शायद नहीं रह जाए अगर सरकार की योजनाएं जो भी हैं, जो जिनके लिए है उन तक जितने मात्रा में है, यानी कि अगर 100% हम उन तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन मानिए कि शायद इतना पिछड़ा हमारा जो राज्य है वो नहीं रहेगा, इतने पिछड़े हमारे लोग नहीं रहेंगे। ज़रूरी है कि हम अपने लेवल पे क्या एफर्ट लगा सकते हैं, सरकार की योजनाओं को हम किस तरह से सफल बना सकते हैं। तो आप देखेंगे कि स्कूल की बिल्डिंग जो कि एक 30-40% कमीशन का मार खाया हो, जो शक्ल से दिखती है, वो बिल्डिंग जब बारिश में और बाढ़ में टिक सकती है और पूरा का पूरा गांव वो उस बिल्डिंग पे आश्रित हो जाता है। आप देखेंगे कि लोग जिनके झोपड़ी होते हैं वो अपने माल मवेशी को लेकर के, जब तक बाढ़ रहता है स्कूल में ही उनका खाना बनता है, वो स्कूल में ही रहते हैं। तो क्यों नहीं जो आवास योजना के तहत दिए जा रहे हैं जो आवास हैं वो अगर बन जाते हैं, उनका बनना सुनिश्चित होता है, तो मुझे लगता है कि इसके इफेक्ट बहुत कम किया जाता है। सड़कें अगर बनती हैं तो किस तरह से हाईवे तो नहीं बह जाता ना हर साल की बाढ़ आया तो हाईवे भी टूट गया, ऐसा बहुत रेयरली, शायद मुझे तो मेरे तो नज़र में नहीं है कि कोई हाईवे बह गया हो फ्लड का। क्यों ऐसा होता है कि पंचायतों की सड़कें बह जाती हैं, तो वहाँ पे जो डिज़ाइन करने वाले जो लोग हैं वो इस तरह से डिज़ाइन करें कि कहाँ ऐसा पुल या पुलिया दिया जाए जहाँ पे पानी का अगर प्रेशर होता है तो पानी आर पार होकर के निकल जाए, तो शायद वो घर को इतना नुकसान नहीं करेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल पैसे लगाने से अच्छा है कि हम डिज़ाइनिंग पे फोकस करें। सरकार इसके लिए ये हो कि डिज़ाइन किस तरह से किया जाए कि नुकसान कम हो, यानी जो एरिया जिस तरीके का उसका भौगोलिक स्थिति है उस भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रख करके अगर सड़कों का निर्माण, पुल पुलियों का निर्माण, और किस तरीके से जो वहाँ के लोग हैं वो आर्थिक तंगी से ना जूझे, उसके लिए उनकी स्किल मैपिंग, उनको उस हिसाब से रोजगार देना, इस तरीके के काम पे अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो शायद ठीक है, प्राकृतिक आपदा है वो आएगा, लेकिन किस तरह से उसे मिनिमाइज किया जा सकता है, किस तरीके से उसे ख़त्म किया जा सकता है, वो कहीं ना कहीं से अगर हम लोग चाहें, हम लोग सब मिल करके प्रयास करें तो ये हो सकता है। होता क्या है कई दफ़े कि
ये मैं भूल गई थी, ये भी डालना है। हाँ, ये सभी पैकेट में ये भी जाएगा। ये अवनी ने भेजा है, अवनी गुप्ता, जो मैंने बताया दिल्ली से है, जिसने बहुत मदद करी थी और अभी भी खास ध्यान रखा है। ये कछुआ छाप अगरबत्ती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि मच्छर से बचा जा सके। और इसीलिए मैंने कहा भी था कि जो लोग अगर मदद करना चाहते हैं वो तिरपाल भेज सकते हैं, क्योंकि सबसे इमीडिएट जो ज़रूरत होती है वो तिरपाल की होती है, मच्छरदानी की होती है। तो इसीलिए ये भी काफ़ी काम आएगा और लोगों को इमीडिएटली मच्छर से तो बचाया जा सकता है, क्योंकि आफ्टर फ्लड जो अफेक्ट होता है, कैसे मतलब मदद कर सकते हैं, तो उसमें एक लिंक दिया हुआ है। हाँ, जिस पेज से मैं लाइव हूँ वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे कि मिलाप का एक लिंक है, जहाँ पे जो लोग मदद करना चाहते हैं वो कर सकते हैं वहाँ पे, जो कि अभी पिछले उसमें हम लोगों ने पोस्ट में उसको शेयर किया है, डाला है उस लिंक को, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। हमारी जो पहली हाँ, जिस पेज से मैं लाइव हूँ उसी में डाला है। रिक्वायरमेंट है वो ये है कि लोगों को सबसे पहले तिरपाल देना, यानी कि जो घर टूट गए हैं और झोपड़ी रह गया, तो एटलीस्ट वो अपने माल मवेशी को और खुद को एटलीस्ट एक तिरपाल के नीचे वो लोग आ सकते हैं। और दूसरी प्रायोरिटी है वो मच्छरदानी है, क्योंकि बीमारी से बचाना बहुत ज़रूरी है, तो वो है। तीसरा में फिर तो चलो जो भी सामान अगर जितना आएगा वो हम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं आप लोगों की मदद से। और आज शुरुआत है, क्योंकि मैंने बताया कि हम लोग जो फ्लड अफेक्टेड परिवार थे उनकी सूची बनाने में वार्ड मेंबर्स के साथ उसमें हम लोग लगे थे, और फाइनली 2-3 दिन पहले हमने वो सूची सौंप दी है, जिससे कि 6,000 रुपये मिलेंगे सभी घरों को। 6,000 रुपये मिलेंगे, जिनसे उनका जो भी डैमेज है वो थोड़ा बहुत वो उसको देख सकते हैं। वो एक राहत का एक खबर हम कह सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा लिया गया एक कदम है। जहाँ तक कि कई ऐसे भी हैं कि जिनके घर टूटे हैं, उनकी भी लिस्ट देनी है कि किनके बिल्कुल बुरी तरह से प्रभावित जो हैं उनकी भी लिस्ट हम लोगों को सौंपनी है, तो वो लगातार हम लोग अभी उस पर काम कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि मैडम आप ना बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मैं आपके पंचायत आकर के देखना चाहती हूँ। तो मैंने कहा अभी इस फ्लड के टाइम पे, जहाँ पे हमारे आने और जाने के रास्ते हमें ढूंढने पड़ते हैं, हमें पता करना पड़ता है कि इस तरफ से आए या उस तरफ से आए या किस तरफ से आए, पता करो कोई ऐसी सड़क, कहीं कोई ऐसी सड़क मिल जाए जिससे कि गाड़ी हमारे पंचायत तक पहुंच जाए। तो अगर जो लोग आना चाहते हैं उन्हें बता दूं कि सिर्फ सिवानी पंचायत पहुंचने का जो भूती वाला रास्ता था वो पूरी तरह से टूट गया है, जो मधेसरा वाला रास्ता था वो पूरी तरह से टूट गया है, और अभी सिर्फ एक रास्ता बनझूला एक जगह है दोस्तिया होकर के, बनझूला वहाँ से ही नहीं, बंदर झूला नहीं, आज मुझे किसी ने करेक्ट किया है वहाँ के व्यक्ति ने कि बन झूला है। हाँ नहीं, ऑफिशियली एक ऑफिसर ने मुझे करेक्ट किया है आज मॉर्निंग, नहीं तो मैं भी यही समझती थी कि बंदर झूला है, लेकिन बन झूला है वो जगह। तो दोस्तिया और बन झूला, लोग बोलचाल की भाषा में बंदर झूला कहते हैं, लेकिन मुझे आज ही किसी ने करेक्ट किया, मैं भी लिखा हुआ बंदर झूला ही देखती थी। हाँ, तो चलो ठीक है, वो बंदर झूला हो बन झूला हो हम क्लियर कर लेंगे, लेकिन जगह बस वही है आने की। और रही देखने की बात, तो निश्चित तौर पे हमारा पंचायत उस हर साल एक कहते हैं ना कि वो कंप्यूटर के उसकी इसकी तरह है, जो कि जहाँ पे हर साल एक डिलीट बटन दब जाता है और आपके जो सारे काम होते हैं वो पूरी तरह से फॉर्मेट हो जाते हैं। वो हाँ, वो नुकसान मैंने बताया कि किस तरीके से पुल बना और पुलिया बना और किस तरह से नुकसान को हम लोग कम कर पाए हैं, मिनिमाइज कर पाए हैं। ख़त्म तो नहीं, क्योंकि एक बांध बनना रह गया था, और बांध बनने रहने की वजह भी मैंने बताई थी कि अगर वो बांध अगर बंद गया होता तो शायद आज हम आपसे मदद नहीं मांग रहे होते या ये पैकेट तैयार नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमारे लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो बांध अब समझ लो तकरीबन 10 साल से वो सैंक्शनड है, लेकिन वो अभी तक बंद नहीं पाया। क्यों? क्योंकि अधिकारियों के पास पेपर इतने दिन रह जाते ऐसा लगता है उनके अंदर कोई इमोशनल कंसर्न है ही नहीं। उनके लिए वो एक बस पेपर होता है। उनके लिए अगर जिस दिन जो अफसर होते हैं ना, उनके लिए वो एक पेपर का टुकड़ा ना हो करके वो ये तौलने लगेंगे कि ये एक जिंदगी का सवाल है, जहाँ पे अगर ये बांध बन जाता है तो किस तरह से वो वहाँ पे रह रही जिंदगी बाढ़ में प्रभावित नहीं होगी। ये इमोशनल जब तक उनके अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी, वो अफसरशाही छोड़ के कहते हैं ना कि इमोशनली जब तक कनेक्ट नहीं होंगे, और मुझे लगता है कि शायद उनका एटीट्यूड ये होता है कि इमोशनली
मैं सभी ऑफिसर की बात नहीं कर रही, उसमें कई ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने जी जान से हमारी मदद करी है, चाहे वो अस्पताल का मामला हो, चाहे वो सड़कों का मामला हो। मैं नाम ले सकती हूँ कि विनय सर जैसे लोग हैं, कई ऐसे ऑफिसर जो कि अस्पताल से जुड़े हैं, चिकित्सा से जुड़े हैं, उन्होंने बहुत मदद करी है। हमारे अस्पताल को, जो प्राइमरी अस्पताल था वो वेलनेस सेंटर में बना, जहाँ पे कि फिर डिलीवरी होने लगी, अदरवाइज हमें डिलीवरी के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था। तो मैं ये कह रही थी कि उन्हें, चूँकि एक जनप्रतिनिधि को समाज के बीच में रहना होता है, एक जनप्रतिनिधि को वहां पे हो रहे नुकसान का जवाब देना होता है, जवाबदेही उनके ऊपर होती है। एक सरकारी ऑफिसर के ऊपर जवाबदेही नहीं होती है। उन्हें 5 साल में वोट मांगने नहीं आना होता है, उन्हें जनता को आकर के जनता के बीच में जवाब देने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं खासकर वैसे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और ऑफिसर को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसा दिखता है कि जिसकी वजह से उसे सिर्फ कागज का टुकड़ा ना समझे कि वो एक कागज का टुकड़ा, उस पर कई जिंदगी का सवाल होता है, तो उस पर अगर ध्यान देंगे, जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक अधिकारी भी उतने ही कंसर्न जिस दिन होंगे, तो शायद पंचायतों को मुसीबत से बचाया जा सकता है। जैसे कि मेरे पंचायत में ही अगर वो बांध पूरा कर लिया जाता तो शायद मैं अभी ये पैकिंग में नहीं होती, कर रही होती, कुछ और आगे का डेवलपमेंट का काम कर रही होती। सर को हाँ, अभी मैं अभी परिचय करवाऊंगी जो हमारे साथ पैकिंग करी, जो हर बार आपको दिखती हैं। तो ये गुड़िया है, गुड़िया मास्क हटाएगी जब जब आपदा आता है। ये लोग जहाँ भी रहती हैं, हाय कर सकती हो सबको तो ये बिल्कुल ये लोग आ जाती है और पूछती हैं, अभी कई दिनों से पूछ रही थी कि आंटी पैकिंग वैकिंग करना है तो हम लोग कब आ जाएं। तो और ये गुड़िया है, और गुड़िया ने क्या किया? गुड़िया तुमने क्या कर रही हो? अभी ग्रेजुएशन कर रही हो, और 12th के बाद अभी इसने ब्यूटी पार्लर का और स्लिमिंग का कोर्स किया था, और लोगों को कैसे फिट रहे, कैसे स्लिम रहे, उसके बारे में बताती थी। पहले सीखा और फिर बताना शुरू किया, तभी गुड़िया खुद भी इतनी फिट है। और यहाँ पे रूबी है, रूबी इधर, नमस्ते ये भी फ्लड हो, किसी भी तरह की आपदा हो, मेरी टीम यही है। बहुत सारी बच्चियां हैं जिनके बारे में जिक्र करती हूँ। ये रूबी है जिसने कि शॉर्ट टर्म होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था, जिसमें अगर आप लोग मुझसे जो लोग जुड़े हैं, जिनके बारे में बताती हूँ कि आज ये किस तरीके से कोर्स करके और हाउस कीपिंग से स्टार्ट करके फ्रंट डेस्क तक पहुंची, और जो बड़े गर्व से कहती हैं कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर और मैम, ये यही लड़की है जिसके बारे में बताती हूँ। और ये बच्ची हमेशा अभी कई 3 दिनों से 4 दिनों से मुझे लगता है कि ये घर के चक्कर लगा चुकी है कि आंटी हम लोग पैकिंग कब शुरू करेंगे, सामान तो आना शुरू हो गया है, कब से स्टार्ट होगा। तो ये सब लोग जो गांव के जो हमारे लोग हैं, ये बच्चियां हैं, और ये बच्चियां जो यहाँ रह के भी बच्चियां ही मदद कर रही हैं, बाहर से जो सामान आया वो भी मदद करने वाली बच्चियां ही हैं। और ये पीयूष पांडे है, पीयूष सिवान से है, बीएचयू में पढ़ रहे हैं, और लॉकडाउन से पहले पंचायत को देखने आए थे, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आए थे, और अभी 4 महीने से मेहमान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि घर के मेंबर बन चुके हैं। जो भी काम होता है पंचायत का पूरी तरह से अच्छे से सीखना चाहते हैं, सीख रहे, कर रहे, कैसे पंचायत कैसे काम करती है, सरकारी योजनाएं क्या है, कैसी है। और जब से यहाँ रहने लगे, खूब लाइव आके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं। जैसे इन्होंने ना सबसे अच्छा एक ईपीडीएस की जानकारी जो बहुत बेहतरीन तरीके से दी, जिसमें कि सभी ईपीडीएस के वेबसाइट पे जा करके देख सकते हैं। आपको बस गूगल पे जाके ईपीडीएस टाइप करना है, और वहाँ पे आप अपना अगर ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आप अपने राशन कार्ड को डाल करके देख सकते हैं कि एग्जैक्टली आपका कितना राशन उठाया जा रहा है और आपको दिया जा रहा है कितना, आपका यूनिट है एग्जैक्ट एक्चुअल में कितना, और आपको दिया कितना जा रहा है। ऐसी कई चीजें कोई भी देख सकता है, कहीं भी, कोई भी पूरे देश में, बिहार की बात छोड़ दीजिए, पूरे देश में राशन कार्ड का नंबर आपको डालना है, आप उसमें देख सकते हैं। क्योंकि ऐसे कई मामले आए मेरे पास कि मैडम हमें 3 यूनिट राशन दिया जा रहा है, जबकि हमारे कार्ड पे 6 या 7 यूनिट है। हम लोगों ने तुरंत ईपीडीएस पे डाल करके उसको चेक किया, तो आप यकीन मानिए कि अंगूठा लगवा लिया जाता था, और राशन जो है वो उसे 3 दिया जाता था, ये बोल के कि तुम्हारा 3 ही है, जबकि उठा रहता था उनका 6 या 7। तो ये जागरूक करने का काम, अगर युवा जैसे पीयूष की तरह जैसे युवा जागरूक हो गए, और उन्होंने पूरा सिवान से लेके सारा यहीं से लोगों को इतना जागरूक किया कि जो ये समस्या है, लोग अगर ये जान जाएं, और सरकार पूरी तरह से तत्पर है कि जो लोगों का अधिकार है वो मिले, और इतना ट्रांसपेरेंट है कि वहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर डालें
आप देख सकते हैं कि कितना राशन एग्जैक्टली और कितने बज के कितने मिनट पे, कितने सेकंड पे और कितने पैसे दे करके कितने राशन आपके उठाए गए, ये सारा कुछ आप जान सकते हैं। तो ऐसी कई योजनाओं की जानकारी जो है वो पीयूष ने पहले खुद यहाँ से लिया और फिर उसको लोगों को बताने का और जागरूक करने का काम किया है। अगर मैं अभी इसे बोल दूं तो ये कई योजनाएं, कन्या उत्थान योजना से लेकर के कई योजनाओं पे ये शुरू हो जाएंगे। लेकिन अच्छा लगता है कि अगर युवा हैं और समाज को अगर आप लोग वाकई में सपोर्ट करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो आप लोग गांव में जाएं और जा करके वहाँ पे अभी आप लोग काम कर सकते हैं। क्योंकि अभी कोविड का टाइम है, ध्यान रखना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी, लेकिन काम तो रोक नहीं सकते। कब तक काम को रोक करके घर में बैठा जा सकता है और इंतज़ार किया जा सकता है? हमें इसके साथ ही चलना है, साथ ही लड़ना है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सुरक्षा का ध्यान रखें। और सबसे बड़ा सुरक्षा अभी कोविड के टाइम पे, या सबसे बड़ा हथियार अगर कोविड से लड़ने का है तो मास्क ही है, जो कि आपको बहुत हद तक बचा के रख सकता है। तो आप मास्क का प्रयोग बाहर जाएं तो ज़रूर करें, ज़रूर करें और लोगों को भी समझाएं। क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है, सभी विभाग अपना काम कर रहे हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम एक बर्डन ना बने, खुद को कहते हैं ना लापरवाह रख के कि हम मास्क नहीं लगा रहे हैं, हम हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं, हम भीड़ में चले जा रहे हैं, हम बाजार लगा रहे हैं, हम भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रहे हैं, भीड़ इकट्ठे होने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं से हमारी भी एक जिम्मेवारी बनती है नागरिक के तौर पे कि हम किसी पर रादर देन कि किसी के ऊपर बोझ बन जाए, एक बर्डन बन जाए। हमारी क्या इस पेंडेमिक के टाइम में, इस महामारी के टाइम में जिसमें पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व इसको झेल रहा है, एज ए सिटीजन हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है? क्या हमें इतना लापरवाह हो जाना चाहिए कि लोग हमें बताए कि नहीं तुमने मास्क क्यों नहीं लगाया, तुम्हें मास्क लगाना चाहिए? क्या हम अपना ध्यान नहीं रख सकते? क्योंकि हर व्यक्ति इसमें अगर खुद का ध्यान रखने लगेगा कि वो जब निकले तो उसके चेहरे पे मास्क हो, यकीन मानिए कि हम लोग इस बीमारी से जीतेंगे भी और निकलेंगे भी। क्योंकि अभी तो इसे कब तक रहना है इसका कुछ पता नहीं है। तो अभी हमारा ये पहला जो मैंने बताया कि वार्ड जो है, जो 2 या 3 वार्ड तक, चूँकि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान नहीं पहुँचा है, 2 वार्ड तक हम लोग अभी डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। जो ज़्यादा अफेक्टेड है पहले हम लोगों ने उस वार्ड को लिया है। तो सबसे पहले 5 नंबर वार्ड होगा और 9 नंबर वार्ड होगा, जहाँ पे कि हम लोग सामान को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद फिर आगे जैसे जैसे सामान आप लोगों की का मदद हम लोगों तक पहुंचता जाएगा, हम आप लोगों तक सामान पहुंचाते जाएंगे। आप लोग भी अपना ध्यान रखें, खुश रहें, खुश रहने की एटलीस्ट कोशिश ज़रूर करें। मुसीबतें हैं, आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, और हाँ वो मैं बताऊंगी, पहले तकलीफ़ें आएंगी, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत से काम लेना है और रहना है। अभी तो फिलहाल इसी बीमारी के साथ रहना है। और ये नहीं कि कब तक लोग पूछते हैं कि वैक्सीन कब तक आएगा, कब तक आएगा, वैक्सीन कब तक आएगा, क्या होगा, लेकिन वो तो बात की बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो अपना ख्याल रख सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं, वो ज़रूर लगाएं, अपना ख्याल ज़रूर रखें। जो भी चीज़ें मदद हम तक पहुंचेंगी, जैसे कि अभी अवनी और दिया और तारनी ने जिस तरह से सामान भेजा, एक एक सामान हम आपको दिखा रहे हैं कि ये सामान पहुंचा है और उतने पैकेट्स बनेंगे। जब इसका वितरण जब होगा उस दिन भी मैं लाइव आकर के बताऊंगी कि कितने पैकेट्स उनके द्वारा भेजे गए। हम अभी इसने सामान इसलिए खोले कि हमने सिर्फ इसके अंदर कुछ सामान ऐड करने का काम किया है, जैसे कि इसमें 1 केजी चूड़ा, मोमबत्ती और माचिस ऐड करने का काम किया है। पैड को सेपरेट किया है ताकि ये पैड बैंक तक पहुंचाया जा सके। अगर पैसे के रूप में अगर कुछ मदद आती है तो पैसे के साथ पूरा का पूरा विवरण दिया जाएगा कि कहाँ से क्या सामान खरीदा गया, उसका कितना का वो बिल था, वो टोटल सामान का हिसाब फ्लड के बाद हम लोग पूरा हर साल जैसे भी पहले भी 2 बार आप लोगों ने जो मदद किया है उसका हिसाब हमने डाला। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी सामान जहाँ से आया है या जो पैसे आए हैं उसका हिसाब दिया जाए, ताकि आपको भी एक संतुष्टि हो कि एक सही हाथों तक आपकी मेहनत की कमाई का पैसा या आपकी मेहनत की कमाई से किया हुआ मदद उन तक सही लोगों तक पहुँचा है। ये संतुष्टि आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। हम सभी, आप लोग भी और सब लोग भी फिर मिलेंगे। अभी तो बस बाढ़ है तो जल्दी आना ही आना है। मैं अभी लगातार आऊँगी। पंचायत के भी बहुत काम होते हैं, वो भी देखना है, बट अभी तो